कोई जो इंसान जैसा दिखता है, लेकिन सोचता इंसान की तरह नहीं। उसके हाथ में ना चाकू है ना बंदूक, बस एक भारी पत्थर। फिर वो धीरे धीरे करीब आता है, बिना आवाज बिना आहट, और अगले ही पल सब खत्म। सबसे डरावनी बात यहां कत्ल नहीं है, सबसे डरावनी बात यह थी कि कातिल कभी दिखा ही नहीं। 70 और 80 के दशक में भारत के दो सबसे बड़े शहर मुंबई और कलकत्ता की सड़कों पर एक ऐसा साया घूम रहा था जिसने नींद को मौत में बदल दिया। लोग सोते थे लेकिन जागते नहीं थे। पुलिस तलाश करती रही, शहर दहशत में डूबा रहा, और कातिल हर रात किसी नए सिरहाने खड़ा करता। उस दौर में ना सीसीटीवी कैमरे थे, ना मोबाइल फोन, और ना ही कोई ऐसा सबूत जो कातिल तक ले जा सके। सुबह जब लोग जागते तो फुटपाथ पर सोया हुआ इंसान नहीं मिलता, वहां पड़ी होती एक लाश, सिर के पास एक खून से सना पत्थर, और चारों तरफ बस सन्नाटा। सबसे हैरानी की बात थी, किसी ने कोई चीख नहीं सुनी, कोई भागते हुए कदमों की आवाज नहीं। मानो मौत चुपचाप आई, अपना काम किया और अंधेरे में वापस समा गई। मुंबई की सड़कों पर यह सिलसिला शुरू हुआ। लोग सहमे, पुलिस अलर्ट हुई, लेकिन कातिल वो हर बार पुलिस के हाथ से फिसलता रहा। और फिर कुछ सालों बाद ठीक वही खौफ कलकत्ता की गलियों में भी उतर आया। वही तरीका, वही बेरहमी, वही पत्थर। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि कातिल कौन है, सवाल ये था कि क्या ये एक ही इंसान था, या शहरों पर मंडराता कोई ऐसा डर जो जगह बदलता रहता था। एक ऐसा कातिल जिसे दुनिया ने नाम दिया था द स्टोन मैन। और सवाल की वो था कौन? एक पागल, एक शातिर सीरियल किलर, या फिर कुछ ऐसा जिसे समझना आज भी आसान नहीं है। इसीलिए आज की कहानी सिर्फ अपराध की नहीं है, यह डर का वो चेहरा है जिसने मुंबई से लेकर कोलकाता के नींद को छीन लिया था, पुलिस को बेबस किया था, और इतिहास में एक ऐसा खौफ छोड़ गया जिसे आज तक कोई भूल नहीं पाया। द स्टोन मैन। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आप देख रहे हैं क्राइम बुक। यह कहानी साल 1989 की है, कोलकाता की उन पुरानी और तंग गलियों की जहां रात होते सन्नाटा ऐसे पसरता कि अपनी धड़कन तक सुनाई पड़ती। शहर के फुटपाथों पर वो गरीब लोग सो रहे होते जिनके पास अपना घर नहीं था, लेकिन उन्हीं अंधेरों में एक साया रहता था। वो साया जो किसी बंदूक, चाकू या जहर से हमला नहीं करता। उसका हथियार था सड़क किनारे पड़ा एक भारी पत्थर। वो चुपचाप आता, गहरी नींद में सोए हुए किसी बेकसूर इंसान को चुनता, फिर उसी पत्थर को इतनी जोर से उसके सिर पर पटकता कि खोपड़ी के चिथड़े हो जाते। सुबह जब लोग जागते तो उन्हें इंसान नहीं बल्कि बांस का एक लोथड़ा मिलता जिसका चेहरा पहचानना तक नामुमकिन था। डरावनी बात यह थी कि कातिल कोई सुराग नहीं छोड़ता था, ना कोई खून से सने कपड़े, ना कोई पैरों के निशान, ना कोई भारी गवाह, बस एक भारी पत्थर जो वहां मिलता जहां पर ताजा खून और बाल चिपके होते हैं। अब यहां कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं, क्या पुलिस उस वक्त इतनी बेबस थी कि एक पत्थर लेकर घूमने वाले आदमी को नहीं पकड़ पाई? लेकिन आपको इसके लिए उस खौफ को समझना पड़ेगा। उस समय पुलिस की गश्त होती थी, लेकिन जैसे ही पुलिस की गाड़ी एक गली से निकलती, कातिल दूसरी गली में शिकार चलता। कईयों का कहना था कि वो कोई इंसान नहीं, एक शैतानी साया है जो दीवारें फान कर आता है, पलक झपकते गायब हो जाता है। लोग स्टोन मैन से इतने डरे थे कि रात को पेशाब करने के लिए बाहर निकलने में भी डरते थे। पूरे शहर में अक्सर एक ही बात पूछती कि आज रात किसकी बारी है। स्टोन मैन को लेकर एक सवाल जो उस दौर में बड़ा चर्चित रहा वो ये कि ये कत्ल था या खौफनाक तांत्रिक अनुष्ठान। इस केस में एक बहुत ही डरावनी और रहस्यमयी बात सामने आई जिसने इस पूरी कहानी को एक तांत्रिक मोड़ दे दिया। जांच में पाया गया कि ज्यादातर कत्ल मंगलवार या शनिवार की रात को होते थे। ये वो दिन है जब हमारे देश में हनुमान जी या मां काली की विशेष पूजा की जाती है, लेकिन वो दरिंदा इन्हीं पवित्र रातों को अपनी दरिंदी के लिए चुनता। इसी वजह से पूरे कलकत्ता में यह अफवाह आग की तरह फैल गई कि यह सिर्फ कत्ल नहीं बल्कि कोई खौफनाक तांत्रिक अनुष्ठान है। लोग गलियों में फुसफुसाने लगे कि कोई तांत्रिक अपनी काली शक्तियों को जगाने के लिए इन बेगुनाहों की बलि दे रहा है।
तांत्रिक विद्या के जानकारों का यह मानना था कि पत्थर से सिर कुचलना ऐसी क्रिया हो सकती है जिससे इंसान की आत्मा शरीर में ही कैद होकर रह जाए या फिर उसे एक झटके में मुक्त करके कातिल अपने वश में कर ले। अब सवाल उठता है कि क्या कोई इंसान इतना गिर सकता है कि सिद्धि के लिए वो इस हद तक चला जाए? क्या वो कातिल उन मासूमों के खून से अपनी कोई काली साधना को पूरा कर रहा था? विज्ञान इसे सिर्फ एक सीरियल किलर की मानसिक बीमारी कह सकता है, लेकिन उन काली रातों में जब एक के बाद एक 13 लाशें मिली तो तर्क पीछे छूट गए और सिर्फ एक खौफ रह गया, लोगों की यादों में जो आज भी जिंदा है। एक सवाल और कि क्या मुंबई का वो खौफ कलकत्ता लौटा था? क्योंकि स्टोनमैन की कहानी सिर्फ कलकत्ता तक सीमित नहीं थी। 1989 में जो घटना यहां हो रही थी वैसी ही घटनाएं 1985 में मुंबई में हो रही थी। वहां भी करीब 12 लोग ऐसे ही पत्थर से कुचलकर मारे गए थे। मुंबई पुलिस ने ही स्टोनमैन का नाम दिया था। जब मुंबई में पुलिस का दबाव बढ़ा तो कातिल गायब हो गया, कत्ल रुक गए और कुछ समय बाद वो कलकत्ता में सुनाई पड़ने लगा। अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये एक ही आदमी था जो मुंबई से कलकत्ता चला गया, या कोई कॉपी कैट किलर था जो मुंबई वाले कातिल से इंस्पायर होकर कलकत्ता में कत्ल कर रहा था? पुलिस के पास इसका कोई पुख्ता जवाब नहीं। दोनों शहरों की पुलिस के बीच में आज के दौर जैसी तालमेल नहीं थी। कातिल ने हमेशा समाज के बनाए सबसे कमजोर वर्ग को निशाना बनाया, फुटपाथ पर सोने वाले मजदूर, भिखारी और बेघर लोग। उसने कभी किसी के घर में घुसकर हमला नहीं किया। शायद वो जानता था कि इन गरीबों की मौत पर शोर कब मचेगा और वो आसानी से बच निकलेंगे। आज भी जब मुंबई की पुरानी चालों और कलकत्ता की गलियों में सन्नाटा होता है तो लोग स्टोनमैन के उस ठंडे और बेजान पत्थर को याद करके डर जाते हैं। एक सवाल और कि क्या वो रहस्यमय स्केच पुलिस की सबसे बड़ी हार बना? दरअसल मुंबई पुलिस ने अपनी जांच के दौरान एक स्केच बनवाया था। चश्मदीदों के मुताबिक वो एक लंबा दुबला पतला आदमी था जो हमेशा कंधे पर पुराना सा बोरा लटका कर घूमता। लोगों के बीच डरावनी बात फैल गई कि उस बोरे में कोई कचरा या राशन नहीं बल्कि भारी पत्थर होता था जिसे वो रात के अंधेरे में इस्तेमाल करता। कलकत्ता पुलिस ने भी दावा किया कि एक ऐसे संदिग्ध को पकड़ा है। हालांकि हैरानी की बात है, कभी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। न कत्ल के समय उसके पास कोई खून के निशान मिले, न कोई चश्मदीद जो कोर्ट में गवाही देने को तैयार। पुलिस की बेबसी का आलम यह था कि फुटपाथ पर सोने वाले पुलिस वालों को ही चारा बनाकर सुलाया गया ताकि कातिल उन पर हमला करे, पकड़ा जाए। लेकिन शैतान इतना शातिर था कि वो उन जगहों पर कभी गया ही नहीं जहां पुलिस तैनात थी। मानो जैसे उसे पहले से पता लग जाता कि कहां पर पुलिस वाले हैं और कहां पर अलग। क्या ये उसका सिक्स सेंस था या फिर वो पुलिस के ही तंत्र का कोई था? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। 1989 के आखिर तक कलकत्ता में भी ये कत्ल रुक गए, ठीक वैसे ही जैसे मुंबई में रुके थे। ना कोई बड़ी गिरफ्तारी, ना कातिल ने कोई सुसाइड नोट छोड़ा, ना कोई लाश मिली। वो जैसे आया था वैसे ही गायब हो गया, मानो कोई बुरा सपना था जो सुबह होते टूट गया। लेकिन पीछे छोड़ गया 25 से ज्यादा बेगुनाहों की लाशें और कभी न खत्म होने वाला डर। अब आज के लोग कह सकते हैं कि वो मर गया होगा या फिर किसी और जुर्म में जेल गया होगा, लेकिन जो लोग उस दौर में जिए हैं वो इसे इतनी आसानी से नहीं देखते। उनके लिए स्टोनमैन एक ऐसी बुरी ताकत था जो अपनी काली मुराद पूरी करने आया था। क्या वो आज भी जिंदा है? क्या किसी और शहर में वो किसी और शक्ल में इंतजार कर रहा? ये ऐसा खौफ है जो आज भी भारत के सबसे बड़े अनसुलझे अपराधों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। एक और बड़ा सवाल जो यहां उठता है, क्या हमारे दौर में जब आज फेशियल रिकग्निशन है, चप्पे चप्पे पर कैमरे हैं, डीएनए का एडवांस तकनीक है, तब भी अगर आज वो होता तो बच पाता? आज शायद नहीं। लेकिन गौर करने वाली बात यह कि स्टोनमैन ने उन लोगों को मारा जो समाज के लिए अदृश्य थे। फुटपाथ पर सोने वालों की सुध कोई नहीं लेता। और सच ये भी कि आज भी हालात बहुत बेहतर नहीं है। कईयों का कहना है स्टोनमैन एक मानसिक रोगी था जिसे खून देखने में मजा आता। लेकिन क्या एक मानसिक रोगी 2 बड़े शहरों के बड़े पुलिस सिस्टम को सालों तक चकमा देता? क्या एक पागल आदमी ऐसा कर सकता है? ये बात इशारा करती है वो शातिर था, ठंडा दिमाग वाला कातिल। हालांकि इससे अपने सबक क्या सीखा? देखिए, स्टोनमैन तो गायब हो गया, लेकिन उसका पत्थर आज भी हमारे अपराध जगत के इतिहास पर खूनी धब्बे की तरह है। ये कहानी सिखाती है कि समाज के सबसे कमजोर तबके की सुरक्षा करना कितनी बड़ी जिम्मेदारी। अगर उस समय उन बेघरों के लिए कोई सुरक्षित जगह होती तो शायद स्टोनमैन कभी पैदा नहीं होता। उम्मीद है कि स्टोनमैन की रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तां आपको ये सोचने पर मजबूर करेगी कि रात के सन्नाटे में जो आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं वो सिर्फ हवा के झोंके नहीं होते, कभी कभी किसी के आने की आहट हो सकती है।